नमस्कार। आज हम कुछ मैजिकल पॉइंट्स को समझने वाले हैं। आपने कभी गौर किया है कि आपको गर्मी लगी और आपने स्विच को ऑन किया, पंखा चलने लगा, आपकी गर्मी दूर हो गई। इसी प्रकार से अगर आपको मसाले पीसने हुए या आपको चटनी बनानी हुई, आपने एक स्विच ऑन किया और मिक्सी चल गई। तो ये जो पंखे को चलाने वाली है, ये जो मिक्सी को चलाने वाली है यानी घुमाने वाली है, ये कौन है? एक मोटर ही तो है ना? ऐसे ही हमारे शरीर में भी पैर को उठाने के लिए, उँगलियों को चलाने के लिए, हाथ को उठाने के लिए, हाथ को मोड़ने के लिए, मतलब इस तरह की जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे मोटर एक्शन। अब कभी-कभी लोगों को इन मोटर एक्शंस जो होते हैं, उनमें प्रॉब्लम होने लगती है और लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर ऐसा किसी के साथ होगा तो उसको परेशानी तो होगी, है ना? तो अब ऐसे में वो क्या करेंगे? ऐसे में वो डॉक्टर के पास जाएँगे, मालिश वालों के पास जाएँगे, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएँगे, उन सब की हेल्प लेंगे, है ना? हमारे एक्यूप्रेशर में भी कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो इस तरह की जो दिक्कत आती है, परेशानी आती है, उसमें गजब का काम करते हैं। जैसे आपने शार्प शूटर का मतलब तो आप समझते होंगे, है ना? कि शार्प शूटर ने क्या किया, उसको टारगेट मिला और उसने ट्रिगर दबाया और काम खत्म, बचने की कोई संभावना नहीं। ऐसे ही हमारे एक्यूप्रेशर के ये पॉइंट होते हैं। आपने दबाए और प्रॉब्लम के बचने का किसी भी प्रकार का कोई भी चांस है ही नहीं, प्रॉब्लम वहीं की वहीं खत्म हो जाती है। वैसे तो जब हम इन पॉइंट्स को दबाते हैं, तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम इनका इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके रिज़ल्ट जब हम इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर इन पॉइंट्स पे करते हैं, तो बहुत तेज़ आते हैं। पर एक्यूप्रेशर अगर मान लीजिए आपके पास इस तरह की फैसिलिटी नहीं है, आप इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर नहीं कर सकते या आप नहीं जानते, तो तब भी आप सिंपल एक्यूप्रेशर के द्वारा इनको ठीक कर सकते हैं। इसलिए इनका नाम इनके फंक्शन के आधार पर ही रखा गया है। इनको कहते हैं मोटर पॉइंट्स। साधारण तरीके से एक्यूप्रेशर अगर हम करें, तो भी हम मांसपेशियों और नसों में होने वाली प्रॉब्लम इन बिंदुओं से दूर कर सकते हैं। इनके उपयोग से दर्द में राहत मिलती है, अंगों में जो गतिशीलता कम हो गई है, उनमें भी आराम मिलता है। इनके उपयोग से दर्द में राहत मिलती है, अंगों की जो गतिशीलता है, वो सुधरती है। हमारा ची और ब्लड सर्कुलेशन संतुलित होता है। अब आप एक काम कीजिए, अब आप अपने पैर की जो फिंगर्स हैं, पैर की फिंगर है ना, इनको चलाकर देखिए, अपनी हाथ की फिंगर्स हैं, इनको भी चलाकर देखिए। ये एक्शन क्या कहलाता है? ये एक्शन कहलाता है मोटर एक्शन। अब आप एक अंतर भी समझ लीजिए। आप अपनी स्किन को थोड़ा-थोड़ा सा ऐसे करके नोचिए, है ना? थोड़ा मतलब थोड़ा, है ना? बहुत तेज़ नहीं दबाना है, क्योंकि हमें सीखना है, हमें कोई दर्द थोड़ी ना करना है अपने आप को, कि हम अपने आप को दर्द करके देखें। तो जो आप हल्का-हल्का अपनी स्किन को नोच रहे हैं, इसको हम कहते हैं सेंसरी एक्शन, और जो मैंने अभी उँगलियाँ चलाने के लिए आपको बोला था, इसको हम कहते हैं मोटर एक्शन। क्लियर हो गया आपको? तो आइए अब शुरू करते हैं। आप सबसे पहले अपनी जो पैर की फिंगर्स हैं, उनको ऊपर या नीचे करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? पैर को मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो आप खुद से ही इस तरह का एक्शन करके देखिएगा, आप समझ पा रहे हैं कि आपको किस तरीके से करना है ना? तो क्या आप इसको कर पा रहे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कर पा रहे होंगे, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इसको नहीं कर पाते। अगर मान लीजिए किसी को इसको चलाने में असुविधा होती है, तो ऐसे व्यक्ति का इलाज, ऐसे व्यक्ति का ट्रीटमेंट आप किस पॉइंट से करेंगे? हो सकता है आपके दिमाग में बहुत सारे पॉइंट चल रहे हों, बहुत सारी चीज़ें आप सोच रहे हों,
कुछ फिजिकल एक्सरसाइज भी आप सोच रहे हो, कुछ लोग गर्म सेक ठंडे सेक के बारे में सोच रहे हों, है ना? पर हम अगर एक ही पॉइंट दबाएं और उसी पॉइंट से ये प्रॉब्लम दूर हो जाए तो कैसा रहे? तो हम केवल कुछ दिनों तक किडनी सेवन अगर इस प्रॉब्लम में लगाएंगे कि आदमी अपने पैर की उंगलियों को चला नहीं पा रहा है और केवल हम कुछ दिनों तक किडनी सेवन लगाएंगे तो उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा लगा ना आपको? क्योंकि किडनी सेवन आपने पढ़ा होगा, बहुत सारी जगह पे पढ़ा होगा, किन-किन प्रॉब्लम में हम इसको यूज़ करते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा। पर फिंगर्स अगर ना चल पाएँ, उसमें भी इसको हम यूज़ करते हैं, ऐसा शायद ही आपने पढ़ा हो। मैं उम्मीद नहीं करता हूँ, पर पढ़ा होगा तो वेल एंड गुड, है ना? कभी-कभी तो ऐसा होता है कि पहली सिटिंग में ही पेशेंट जब आपके पास आता है, आप पहली सिटिंग देते हैं, तो इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत लंबी सिटिंग्स देनी पड़ती हैं। कई केसों में मैंने देखा है कि पहली सिटिंग में ही इम्प्रूवमेंट देखने को मिल गया। देखिए, हमें ये समझना होगा कि ये जो मोटर एक्शन होते हैं, ये हमारे शरीर पर कैसे काम करते हैं। हमारे शरीर में मोटर नर्वस का एक जाल जैसा बिछा होता है। जितने भी ये मोटर एक्शन होते हैं, वो उसी की हेल्प से हो जाते हैं। सारे के सारे मोटर एक्शन इन जालों की हेल्प से हो जाते हैं। पैर की फिंगर्स के लिए जो मोटर नर्व जाती है, वो किडनी 7 से होकर गुजरती है और जब हम किडनी 7 को स्टिमुलेट करेंगे, तो ये वहाँ की मोटर नर्व में सुधार लाएगी, है ना? जैसे अगर आपकी मोटर खराब हो जाती है, तो आप मैकेनिक के पास जाते हैं, वो उसको खोल के ठीक करता है। इसी प्रकार से जब हम किडनी 7 को दबाते हैं, तो वहाँ से जो नर्व जा रही है, किडनी 7 को दबाने से वहाँ पर सुधार होगा और जब हम किडनी 7 को स्टिमुलेट करेंगे, तो वहाँ की मोटर नर्व में भी सुधार देखने को मिलेगा। जब हम मोटर पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो मोटर पॉइंट को पढ़ाते समय मैं आपको एक इसकी खासियत बता देना चाहता हूँ। क्या खासियत होती है? देखिए, नॉर्मली जब आप एक्यूप्रेशर करते हैं, तो आप 3 तरीके से कर सकते हैं। आप उसको टोन कर सकते हैं, आप उसको सेडेट कर सकते हैं, आप उसको इवन मेथड में ले सकते हैं, है ना? पर जब हम इसको एज़ अ मोटर एक्शन यूज़ करते हैं, है ना? तो उस टाइम पर हमें इसका ट्रीटमेंट देते हुए क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि या तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर करेंगे या एक्यूपंक्चर करेंगे। पर अगर हम मान लीजिए ना तो इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर कर रहे हैं, ना ही हम एक्यूपंक्चर कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम सिंपल सा एक्यूप्रेशर कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें केवल इस पॉइंट को स्टिमुलेट करना पड़ेगा। ना तो हम इसको टोन करेंगे और ना ही हम इसको सेडेट करेंगे। आप क्या करेंगे? आप स्टिमुलेट करेंगे या फिर आप क्या कर सकते हैं? आप इवन मेथड कर सकते हैं। हमारी बॉडी में 2 प्रकार के न्यूरॉन होते हैं। एक कहलाता है अपर मोटर न्यूरॉन और दूसरा कहलाता है लोअर बॉडी न्यूरॉन, ठीक है? तो ये जो लोअर मोटर न्यूरॉन है, इनका काम क्या है? इनका काम है सिकोड़ना, मोड़ना, टाइट करना, किसी भी चीज़ को, हमारे किसी भी एक्शन को स्टिफ करना। अब देखिए, हम जानते हैं कि एक्यूप्रेशर में कई पॉइंट होते हैं। जो बॉडी की स्टिफनेस, अगर किसी की बॉडी में स्टिफनेस आ जाए तो उसको कम करते हैं। बहुत लोग आपके पास आएँगे कि सर मेरी गर्दन नहीं घूमती, है ना? किसी का कंधा नहीं उठता, किसी का घुटना नहीं मुड़ता। तो ये सब क्या है? ये सब स्टिफनेस है। तो अगर किसी की बॉडी में कहीं भी स्टिफनेस आ गई है, जैसे मैंने आपको बताया कंधा नहीं उठता, स्टिफ हो गया है, घुटना नहीं मुड़ता, स्टिफ हो गया है, तो उसके लिए अलग से एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं। उन स्टिफनेस को हम कम करेंगे। पर स्टिफनेस होना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारी बॉडी में स्टिफनेस नहीं होगी तो हमारे लिए बेटर है। अगर हमारी बॉडी में स्टिफनेस नहीं होगी तो हमें प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, है ना? अब ये देखिए, अब इसको भी थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि स्टिफनेस हमारी बॉडी में क्यों ज़रूरी है। अब देखिए, अगर किसी की गर्दन में मान लीजिए बिल्कुल भी स्टिफनेस है ही नहीं, है ना?
तो क्या होगा, गर्दन एक और लुढ़क जाएगी, है ना। अगर हाथ बिल्कुल भी स्टिफ नहीं होगा तो क्या होगा, आप कोई चीज़ पकड़ने की कोशिश करेंगे और आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे, वो आपसे छूट के गिर जाएगी, है ना, आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, किसी भी चीज़ को आप होल्ड नहीं कर पाएंगे। मतलब मेरा कहने का ये है कि हर चीज़ हमारी बॉडी में जो है वो एक बैलेंस में होनी चाहिए, ना तो वो बहुत ज़्यादा कम हो, ना ही वो बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि ज़्यादा होने पर भी वो प्रॉब्लम है और कम होने पर भी वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। अब इसको आप जैसे ब्लड सर्कुलेशन में समझ सकते हैं। जैसे देखिए, अगर ब्लड सर्कुलेशन आपका बैलेंस तरीके से है तो ये ठीक है, वरना अगर मान लीजिए ब्लड धीमा बहेगा तो भी दिक्कत है, अगर ब्लड आपका तेज बहेगा तो भी दिक्कत है। अब दो आदमी मानिए, एक मैं एग्जांपल देकर आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि दो आदमी हैं और वो आपस में पंजा लड़ा रहे हैं, है ना। तो क्या आप मानते हैं कि वो जो दो आदमी हैं वाकई में वो ही पंजा लड़ा रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, पंजा वो आपको दिख रहा है कि पंजा वो दो आदमी लड़ा रहे हैं, पर वास्तव में क्या है, वास्तविकता ये है कि पंजा जो दोनों व्यक्ति के लोअर मोटर न्यूरॉन हैं वो लड़ा रहे हैं, और जिसका भी लोअर मोटर न्यूरॉन कमजोर होगा उसी का हाथ गिर जाएगा। अब मानिए आपके पास पैरालिसिस का कोई केस आ गया, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे जिससे उसका ट्रीटमेंट प्लान किया जा सके? ये बताने से पहले मैं आपको ये बताऊं, इससे पहले आप देखिए कि बुक्स में क्या होता है। पैरालिसिस है तो ये पॉइंट दबा दीजिए, है ना, पर प्रैक्टिकली क्या होता है कि ऐसा नहीं होता। अगर आप बुक्स के हिसाब से चलते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग फेल हो जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे पॉइंट्स लगाने पड़ते हैं, है ना, जो खुद अपने आप प्रैक्टिकल नहीं होता। तो क्या होता है कि पैरालिसिस के केस में पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि जिस अंग में, जिस बॉडी के पार्ट में पैरालिसिस हुआ है उसमें, यानी उस अंग में स्टिफनेस, टाइटनेस है या नहीं। अगर टाइटनेस है तो अपर मोटर न्यूरॉन को ठीक करना होगा, और अगर अंग बिल्कुल ढीला पड़ा हुआ है, बिल्कुल स्टिफनेस नाम की चीज है ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लोअर मोटर न्यूरॉन के पॉइंट देने पड़ेंगे। हाँ, कुछ पेशेंट आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनके अपर और लोअर दोनों ही मोटर न्यूरॉन जो हैं खराब हो गए हैं। जैसे ब्लैक होल के बारे में हमारी जानकारी बढ़ाने वाले जो स्टीफन थे, उनके जो थे वो अपर और लोअर दोनों ही मोटर न्यूरॉन प्रभावित थे। अब अगर मान लीजिए यूएमएन की प्रॉब्लम है, यानी अपर मोटर न्यूरॉन की प्रॉब्लम है, तो हम ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे, हम एलआई में ट्रीटमेंट करेंगे, हम एसटी में ट्रीटमेंट करेंगे, हम जीवी में ट्रीटमेंट करेंगे, हम स्प्लीन में उसकी संभावना तलाशेंगे। वहीं अगर मान लीजिए एलएमएन में प्रॉब्लम आ गई है तो एलएमएन का ट्रीटमेंट हम कहाँ करेंगे, एसआई में, यूवी में और जीवी में हम इसको ढूंढेंगे। अब आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो बहुत ही आसानी से पेड़ पर चढ़ जाते हैं, ठीक है, आपको ऐसे लोग मिलते होंगे। उनको हम क्या समझते हैं, उनको हम समझते हैं कि उनके एलएमएन जो हैं वो अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। अब कोई व्यक्ति अगर आपके सामने आया, कोई आपके क्लिनिक में आया और आपने देखा वो पैर को घसीट घसीट कर चल रहा है ना, तो अब आप ये सोचिए कि उसका एलएमएन गड़बड़ है या उसका यूएमएन गड़बड़ है। गड़बड़ी किस में है, जरा सोचिए। थोड़ा सा आपको खोजना चाहिए, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी चाहिए, तभी तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो उसका कोई ना कोई फायदा होगा, तभी तो वो आपके दिमाग में आएगा, है ना, क्योंकि मैं पढ़ाता चला जाऊंगा, जब क्लास खत्म हो जाएगी तो फिर आप लोग परेशान हो जाएंगे। तो आइए टॉपिक पर चलते हैं। अभी किडनी 7 को समझा था, अब SP4 को समझ लेते हैं। SP4 का काम थोड़ा ज्यादा केंद्रित है। किडनी 7 जहां पैर की सभी उंगलियों पर अपना असर दिखाता है, वहीं स्प्लीन 4 जो है केवल पैर के अंगूठे पर ही अपना इफेक्ट दिखाता है। अब अगर मान लीजिए किसी का अंगूठा उंगली से चिपका सा रहे, जैसे मानिए पैर का अंगूठा है
है ना? और ये अब बाकी उँगलियों से चिपका सा है। अगर आपने दूर करने की कोशिश की इस तरीके से तो ये दूर ना जाए। ये पैर का अंगूठा उँगलियों से चिपका सा रहे, है ना? या आप अंगूठे की कोई मूवमेंट करना चाहते हैं और मूवमेंट करने में दिक्कत आ रही हो, अंगूठा नीचे ना जाए, तो हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में हम केवल स्प्लीन 4 का उपयोग करेंगे और हम इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, है ना? हमें ज़रूरत नहीं है कि हम किडनी 7 का भी यूज़ करें, क्योंकि किडनी 7 तो सारी फिंगर्स में काम कर रहा है। पर जो मैंने अभी आपको स्प्लीन 4 पॉइंट बताया, ये स्पेशली अंगूठे पर ही पैर के काम करेगा, ठीक है? तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर मान लीजिए पैर की सभी उँगलियों में दिक्कत आ रही है ना? वो नीचे की ओर नहीं जाती, आपके पैर की उँगलियाँ नीचे की ओर नहीं जाती, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? हम किडनी 7 का उपयोग करेंगे और अगर मान लीजिए हमारा टारगेट पैर का अंगूठा ही है, तो हम स्प्लीन 4 का यूज़ करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं GB37 और GB39 को। ये इन दोनों पॉइंट को ही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो GB37 जो है वो आँखों के लिए भी यूज़ किया जाता है, उसको आँखों का बहुत ही अच्छा पॉइंट माना जाता है। और GB39 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो GB39 जो है बोन मैरो का पॉइंट है। हम बोन मैरो की अगर किसी को समस्या आती है तो इस पॉइंट का यूज़ करते हैं। अब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने पैर को छोटी फिंगर की तरफ से ना उठा पाए, है ना? सपोज मान लीजिए ये आपका पैर है ना? और ये क्या हुआ? इंडेक्स हुई और ये क्या हुई? बेबी हुई। इसके बड़े सारे नाम है, पिंकी, बेबी, हम हिंदी में शॉर्ट में कहते हैं छोटी फिंगर, है ना? ठीक है, मान लीजिए आपका पैर है और अगर कोई आदमी छोटी फिंगर की तरफ से अपने पैर को ना उठा पाए, ये मूवमेंट होती है ना, करके देखिए, ठीक है? आपसे हो रही होगी, है ना? लेकिन बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनसे ये मूवमेंट नहीं हो पाती। वो अपने पैर को छोटी फिंगर की तरफ से नहीं उठा पाते। तो अगर किसी को मान लीजिए पैर की छोटी उँगली की तरफ से उठाने में दिक्कत आ रही है, वो अपने पैर को इस तरीके से नहीं उठा पाता, तो आप क्या करेंगे? आप GB37 और GB39 का उपयोग करेंगे। केवल इन 2 पॉइंट का उपयोग करने से ही ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी।